नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण का अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछा जाता है। और इसमें नामकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं उसमें समन्वय संख्या, उपसह संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या, सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, नामकरण के अंदर उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पर 2 प्रकार, जिसमें प्रति आयन K4 जो है वो प्रति आयन पहले है और संकुल आयन जो है वो बाद में है। और दूसरा प्रकार अपन देखते हैं जिसमें संकुल आयन पहले लिखा हुआ है और प्रति आयन बाद में लिखा हुआ है। तो उनमें नामकरण के अंतर्गत अपने को सबसे पहला पॉइंट जो है वो यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सामान्य आयन या प्रति आयन जो होता है उसका नाम लिखा जाएगा, अगर इस एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो। और अगर ये देखते हैं इस उदाहरण को, तो इसमें पहले संकुल आयन जो है उसका नामकरण किया जाता है। तो इनके जो नियम है, भले कोई सा भी एग्जाम्पल हो, इनके जो नियम हैं उनको अपने को इस तरह से मैंने फॉर्मूला बना रखा है, उसके आधार पर अपन समझेंगे। तो संकुल सामान्य आयन या प्रति आयन जो है उनका नाम लिखने के लिए अपन पहले उनका जो सामान्य नाम है वो नाम लिख देते हैं और उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं। तो प्रति आयन का नाम लिखा जाता है, संख्या को नहीं लिखा जाता है। तो K4 है तो यहाँ केवल क्या आएगा, K4 का पोटेशियम क्या लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अपने को एक सिरोरेखा खींचनी है और इसी सिरोरेखा के अंतर्गत पूरे संकुल यौगिक का नाम आएगा और बीच में जो है वो घेप रहेगा। पोटेशियम के बाद घेप रहेगा, संकुल आयन संख्या नहीं लिखी है अपन ने, और फिर संकुल आयन के बाद प्रति आयन या सामान्य आयन के बाद संकुल आयन का नाम लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, संकुल आयन के नामकरण के अंतर्गत सबसे पहले लिगेंडों का नाम आता है। सबसे पहले लिगेंडों का नाम आता है और लिगेंडों के जो नाम हैं वो अपन ने अपने वीडियो नंबर 2 और 3 में देखे थे। लिगेंडों का जब वर्गीकरण पढ़ा था उसके अंतर्गत अब इनके जो नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आते हैं। ध्यान रखना है, लिगेंडों का जो नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आता है। अब इसमें लिगेंड 3 तरह के, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन और धनात्मक। तो ऋणात्मक नेगेटिव जो लिगेंड हैं उनके नाम के पीछे O लिखा जाता है और उदासीन का जो सामान्य नाम है वही आएगा। जैसे H2O के लिए एक्वा लिखते हैं अपन और NH3 के लिए एमीन, और भी हैं जैसे एथिलीन डाइएमीन, तो उनके सामान्य नाम जो हैं वही लिखे जाते हैं। और यदि धनात्मक आवेशित लिगेंड हैं तो धनात्मक आवेशित लिगेंड के नाम के पीछे ईयम लिखा जाता है। जैसे हाइड्रेजेनियम, ये मैंने वर्गीकरण के अंतर्गत आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि यदि एक ही प्रकार का लिगेंड अधिक संख्या में दे रखा हो, जैसे अगर लिगेंड की संख्या यहाँ पर जैसे 6 दे रखी है, CN जो है एक ही प्रकार का लिगेंड की संख्या अधिक हो, जैसे 6 दे रखा है, तो उसके लिए अपन हेक्सा शब्द का उपयोग करते हैं। यदि 2 लिगेंड हो तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। और दूसरा चीज इसमें ध्यान में रखना है कि यदि लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द आए तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 2 के लिए 20 लिखा जाएगा, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। ये मैं एग्जाम्पल से आपको और बता दूंगा। जैसे एथिलीन डाइएमीन, तो लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, तो उसमें नाम के अंदर ही डाई आ रहा है,
तो उसकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 20, 30 और टेट्राकिस आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये लिगेंड। अब इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। लिगेंडों का जो नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं और इन नियमों को ध्यान में रखते हैं, और इसके पश्चात लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण किया जाता है। तो किसी संकुल यौगिक में जो फर्स्ट में जो होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। जैसे यहाँ पे Fe है, इसमें Cu है, तो पहले केंद्रीय धातु परमाणु है ये, और बाद वाले जो है वो लिगेंड, इसमें ये प्रत्यायन और इसमें ये प्रत्यायन। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में एक महत्वपूर्ण बिंदु है इंपॉर्टेंट, यदि संकुल ऋण आयन है। अब संकुल ऋण आयन की पहचान कैसे करेंगे? अगर प्रति आयन पहले दे रखा है तो हमेशा संकुल ऋणात्मक आवेशित होगा। यदि प्रति आयन पहले दे रखा है तो बाद में जो संकुल है उसका चार्ज नेगेटिव होगा। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें संकुल के ऊपर ही यहीं पर नेगेटिव चार्ज दे रखा होता है, तो वो अपने को वैसे ही स्पष्ट दिख जाएगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि संकुल ऋण आयन है तो धातु के नाम के पीछे एट लगाते हैं। संकुल ऋण आयन है तो धातु के नाम के पीछे एट लगाते हैं। जैसे कोबाल्ट CO के लिए कोबाल्टेट, निकल, निकलेट, क्रोमियम, क्रोमियम को अपन यहाँ क्रोमेट के रूप में लिखेंगे। कॉपर को क्यूप्रेट, Au, ओरेट, Pb को प्लम्बेट, Fe को फेरेट और Ag को अर्जनटेट के रूप में लिखा जाता है। अब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। ऑक्सीकरण संख्या अभी अपन ने वीडियो का पार्ट 7 जो पढ़ा था उसके अंतर्गत ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो पूरा सीखा था। तो ऑक्सीकरण संख्या को या ऑक्सीकरण अंक को रोमन संख्या में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी रोमन संख्या में आए ऑक्सीकरण संख्या वो यहाँ पर लिखी जाती है। अब अपन इस एग्जाम्पल को देखते हैं, K4Fe6। तो इसमें देखिए पहले प्रति आयन का नाम आएगा तो पोटेशियम लिख दिया। अब इस संकुल आयन में पहले लिगेंड का नाम आता है, और ये जो Cn है वो ऋणात्मक आवेशित है इसलिए साइनो, और इसकी संख्या 6 है तो अपन लिखेंगे हेक्सा साइनो। और अब ये Fe, अब चूंकि ये ऋणात्मक आवेशित संकुल है तो Fe को अपन फेरेट लिखेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसकी पूरे की शिरोरेखा एक ही होती है, हेक्सा साइनो फेरेट। और अब इसका अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीकरण अंक अभी अपन ने ज्ञात किया था, देखिए -6 और +4, तो -2 उधर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेकंड। ठीक है, इसी तरह से ये एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड।